बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इस स्लाइड्स के अंदर आप उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, नंबर 2। और नंबर 3, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डिडक्ट करने की इजाज़त है। अगर आप एक्सपेंसेस अपनी इनकम से डिडक्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी और आपको बेनिफिट मिलेगा टैक्स में, यानी आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। और हमने दूसरा पढ़ा था सैलरी में। सैलरी में कोई एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं होती इनकम फ्रॉम सैलरी में। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 8 ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको माइनस करने की इजाजत होती है। ठीक है, तो उससे हमें फायदा होगा, यानी एज अ मालिक अगर हम अपने घर किसी को किराए पे देते हैं तो हमें फायदा होगा इसका। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहते किसको हैं? रेंट रिसीव फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम किराए पे दें कौन सी चीज को? इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है, हर चीज को नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पर देने से जो पैसे आते हैं उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉट एवरीथिंग, ओनली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है जो हिल नहीं सकती? जैसे जमीन, ओपन प्लॉट, बिल्डिंग, प्लाजा, हाउस, फ्लैट, बेंगलो, इस या कोई हर्ट हो। ठीक है ना, अगर आप कोई ऐसी चीज किराए पर दे रहे हैं तो उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। थोड़ा सा रिकैप करें, हमने पढ़ा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 5 तरह की इनकम होती है। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये वही है जो हम पढ़ रहे हैं। ये कौन सी वाली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से आपको हासिल हो। नंबर 3 कैपिटल गेन, अगर कोई एसेट सेल किया आपने उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको कैपिटल गेन में लेते हैं। और इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो कारोबार करके इनकम कमाई जाए। और नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो सारी इनकम जो इन 4 में फॉल नहीं कर रही तो वो 5वें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी। जैसे मिसाल के तौर पे बैंक प्रॉफिट, डिविडेंड, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, ये सारी चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगी। ठीक है, मेरे ख्याल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ते हैं ये जो रेंट लिखा हुआ है ना, रेंट। रेंट किसको बोलते हैं? आम जबान में रेंट कहते हैं किराए को, जो आप हर महीने दे रहे होते हैं। घर, अगर आपका किराया क्या है और अगर आपने घर किराए पे दिया हुआ है तो रिसीव कर रहे होते हैं। लेकिन एफबीआर कहता है कि रेंट में ये 4 चीजें शामिल हैं। ठीक है, 4 चीजें रेंट में शामिल है। नंबर 1, एनी अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल बाय लैंड ओनर फॉर रेंटिंग आउट इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मालिक को जो भी पैसे मिल रहे हैं किराए के नाम पर उसको हम रेंट बोलेंगे। ये तो हम मानते हैं ऐसा ही होता है। और देखिए 2 लफ्ज लिखे हुए हैं, रिसीव्ड और रिसीवेबल। मिसाल के तौर पे आपके घर का किराया, आपने घर किसी को किराए पे दिया, 10,000 महीना आप किराया ले रहे हैं। 1 साल का कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर 1 साल का होता है, जुलाई टू जून। 1 साल का किराया आपका बनेगा 1,20,000। लेकिन आपके किराएदार ने आपको सिर्फ दिए हैं 9 महीने का किराया, 90,000। बाकी 3 महीने का 30,000 रुपये किराया उसने आपको नहीं दिया। लेकिन एफबीआर कहता है कि देखो जो तुमने रिसीव कर लिया वो तो 90,000 है, लेकिन जो रिसीवेबल है वो 30,000 है, उस पर भी तुमने टैक्स देना है। यानी आप जब टैक्स भरेंगे ना, इनकम टैक्स का रिटर्न, उस वक्त अपना रेंट आपने 1,20,000 शो करना होगा। 90,000 जो रिसीव किया वो नहीं करना होगा, क्योंकि रेंट की कैलकुलेशन में रिसीव और रिसीवेबल जो बाकी है मिलना वो भी शामिल होता है। ठीक है, हम सब क्लियर? हालांकि इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐसा नहीं था। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने ये पढ़ा था कि जो पैसे जिस वक्त रिसीव होंगे ना कैश बेसिस पे, अगर पिछले साल की इनकम आपको अभी मिल रही है तो आप टैक्स इस साल देंगे। सैलरी में हमने ये पढ़ा था। लेकिन प्रॉपर्टी में क्या है कि जिस साल की इनकम है चाहे रिसीव हो या ना हो आपने टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्लूड एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट्स पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अगर आप अपनी जमीन बेच रहे हैं या अपना घर बेच रहे हैं, कोई भी चीज बेच रहे हैं,
और आप ना एडवांस पकड़ लेते हैं। बंदे ने बोला भाई मैं आपका घर 50 लाख में खरीद रहा हूँ, 5 लाख रुपए ये एडवांस पकड़ लो और मैं पैसे आपको 2 महीने बाद दे दूंगा। 2 महीने बाद वो खरीद नहीं सका और उसने कहा भाई मैं एग्रीमेंट खत्म कर रहा हूँ, मुझे घर नहीं चाहिए। तो अक्लमंदी तो यही है और इस्लाम भी ये कहता है कि आप उसके 5 लाख आप उसको वापस कर दें। हाँ, आपका जो नुकसान हुआ वो आप माइनस कर लें। लेकिन हमारे यहाँ मार्केट प्रैक्टिस ये है कि अगर कोई बायर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो सेलर उसकी जो एडवांस डिपॉजिट है उसको फॉरफीट कर लेगा। फॉरफीट मतलब अपने पास रख लेगा। फॉरफीट मीन्स रख लेना। तो वो जब उसको रख लेगा तो 5 लाख क्या बन गई उसकी इनकम। तो 5 लाख को भी किराए के साथ ऐड करेंगे। ठीक है। फॉरफीट डिपॉजिट मतलब ऐसे पैसे जो आपने रिसीव कर लिए एडवांस की सूरत में, सेल करने के लिए एडवांस की सूरत में रिसीव कर लिए और फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो आपने वो पैसे हड़प कर लिए, तो उस पैसे पे भी टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 3, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव इन कनेक्शन विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग फ्लैट एक्सेट्रा। अगर कोई आपने पैसे लिए किसी से एडवांस, वो नहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते। अगर कोई घर किराए पे लेने के लिए आए तो उसको कहते हैं भाई 2 लाख रुपए पहले दे दो और महीने का किराया तुम्हारा इतना होगा। ये 2 लाख हम क्यों ले रहे हैं कि भाई अगर कोई तो तोड़ फोड़ करके चला जाए या कोई नुकसान करके चला जाए तो हम उसमें से काट लें। अगर वो कुछ ऐसा नहीं करेगा तो हम उसको उसके पैसे वापस कर देंगे। तो उसको भी इनकम में शामिल करेंगे रेंट के साथ। ठीक है, ये आगे इसकी तफसील आएगी थोड़ी देर के बाद। चौथा पॉइंट है एनी एक्सपेंस बियर बाय टेनेंट। कोई ऐसा खर्चा जो लैंड ओनर ने करना था और वो खर्चा कर दिया टेनेंट ने, तो वो भी शामिल होगा रेंट की डेफिनेशन के अंदर, यानी उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी टैक्स हमेशा ऑनर को पे करना पड़ता है, लेकिन आपने टेनेंट किराएदार को बोला भाई तुम भर दो किराया फिर देख लेंगे, तो वो जो प्रॉपर्टी जो थी ना वो किराएदार ने प्रॉपर्टी टैक्स किराएदार ने भर दिया। अब उस प्रॉपर्टी टैक्स की रकम है 10,000 और आपने रेंट रिसीव किया 1,20,000, तो इस बार जो आप टैक्स देंगे वो 1,30,000 पर देंगे। ठीक है। और आखिर में एक नोट लिखा हुआ है अमाउंट इक्वल टू फेयर मार्केट रेंट इज ट्रीटेड एज टैक्सेबल नॉट विच इज रिसीव्ड बाय द ओनर। आपका एक घर का आपने अपने मामू को किराए पे दे दिया 10,000 रुपये महीना, साल के बन गए 1,20,000, आप एफबीआर को 1,20,000 के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। लेकिन एफबीआर कहता है कि भाई ये डिफेंस का घर है, 10,000 किराए में कैसे दे रहे हो। महीने का किराया बनता है 50,000 और साल का बनता है 6 लाख। तो अब आपको 6 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि मार्केट वैल्यू का जो रेंट बनता है उस पर टैक्स लगता है। जो आप आपस में एग्री कर रहे हैं उसकी कोई कदर नहीं है एफबीआर की नजर में। ठीक है। आप फ्री में दे दे मामू को। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेंट में इंक्लूड नहीं होंगी। नंबर 1, रेंट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट मशीनरी एंड और amenities it also include in IFOS। भाई अगर आप किसी को अपना घर किराए पे दे रहे हैं, सॉरी घर नहीं, कोई लैंड किराए पे दे रहे हैं, उस लैंड में फैक्ट्री भी बनी हुई है, फैक्ट्री के साथ फैक्ट्री की मशीनों के साथ अगर आप किसी को किराए पर दे रहे हैं तो वो जो आप कमा रहे हैं ना वो सारा किस में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपने सिर्फ जमीन नहीं दी है, साथ में प्लांट मशीनरी और सारी चीजें दी हुई हैं। नंबर 2, एग्रीकल्चर इनकम हमेशा एग्जेम्प्ट होगी, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। नंबर 3, रेंट रिसीव फ्रॉम सब लीज ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग बिकॉज इट इंक्लूड इन IFOS। और अगर आप सब लीज पे कोई जमीन या बिल्डिंग वगैरह घर वगैरह किराए पे देने हैं उसको भी इंक्लूड रेंट में नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेबल अमाउंट एंड नॉन एडजस्टेबल अमाउंट विद देयर टैक्स ट्रीटमेंट। भाई एडजस्टेबल अमाउंट होता है और एक अनएडजस्टेबल अमाउंट होता है, दोनों में फर्क क्या है। एडजस्टेबल अमाउंट ये कि बंदा आपके पास घर किराए पे लेने आया, आपने उसको कहा भाई 2 लाख रुपए दे दो। ठीक है। ये तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, लेकिन तुम्हारा महीने का किराया बनता है 50,000 फॉर एग्जाम्पल। 1 साल का एग्रीमेंट है। हमने उसको कहा कि भाई ये जो 2 लाख तुम दे रहे हो ना, तो आखिरी के जो 4 महीने होंगे ना उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट का मतलब ये है कि भाई ये तुम्हारी इनकम बन जाएगा, सॉरी तुम्हारा एक्सपेंस बन जाएगा और मेरी इनकम बन जाएगा, और तुम आखिरी के 4 महीनों में किराया नहीं देना। यानी ये जो डिपॉजिट है ये किराए की मद में काट दिया जाएगा। तो उसको कहते हैं एडजस्टेबल एडवांस। अगर सवाल में एडजस्टेबल एडवांस दिया हुआ है तो एडजस्टेबल
ये क्या होगा, एडजस्ट होगा अगेंस्ट रेंटल इनकम, मींस मे बिकम पार्ट ऑफ इनकम, यानी ये बाद में क्या बन जाएगा, इनकम का पार्ट बन जाएगा। लिहाजा इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इग्नोर इट, नो टैक्स ट्रीटमेंट। इसको आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। इग्नोर का मतलब क्या है, इसको कहीं भी लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे, आंखें बंद कर दें बिल्कुल। और अनएडजस्टेबल एडवांस क्या होता है, एक मिनट जी ये, ठीक है। अनएडजस्टेबल एडवांस क्या होता है, अनएडजस्टेबल एडवांस कहते हैं मींस सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपने बंदे से एडवांस लिया, विच शुड बी रिटर्न बाय ऑनर टू टेनेंट आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब एग्रीमेंट खत्म होगा तो आप ये वाले पैसे इसको पूरे पूरे वापस कर देंगे। ये पैसे आपके पास अमानत के तौर पर रखे गए हैं, इसको आप किराए में एडजस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई तोड़ फोड़ कर देगा तो फिर आप कटौती कर सकते हैं, लेकिन ये अमानत के तौर पे आपके पास है, ये आपने वापस करना है। तो अनएडजस्टेबल एडवांस का जो ट्रीटमेंट है वो दो तरह का है। पहली बात, अगर आप जमीन किराए पे दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप ना पार्किंग के लिए जमीन, आपकी एक जगह थी खाली, पार्किंग वाले को किराए पे दे दी, अब उस पार्किंग वाले ने आपको 5 लाख रुपए एडवांस दे दिया है जो अनएडजस्टेबल है, तो ये अनएडजस्टेबल एडवांस अमानत होता है, इसके आगे ब्रैकेट में लिखते हैं अमानत। तो ये आपने वापस करना है एज इट इज। लिहाजा इन केस ऑफ लैंड नो टैक्स ट्रीटमेंट, अगर आपने जमीन या ओपन प्लॉट के ऊपर ये लिया है तो उसके ऊपर कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, उसको इग्नोर करें, कहीं भी लेने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन अगर आपने उसको बिल्डिंग प्लॉट या फ्लैट कोई भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है उसकी मद में लिया है, मिसाल के तौर पे घर किराए पे दे रहे थे, आपने उससे 3 लाख रुपए एडवांस पकड़ लिया, तो ये जो 3 लाख है ये भी अमानत है, आप संभाल के रखेंगे, एग्रीमेंट खत्म होने पे वापस भी करेंगे। लेकिन एफबीआर कहता है भाई ये तुम 1 साल तक पैसे संभाल के बैठे हो, साडा हक इत्ते रख, तो ये आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स क्या है, 1/10 ऑफ एडजस्टेबल एडवांस बिकम पार्ट ऑफ इनकम। 1/10 का मतलब ये है कि 3 लाख को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, डिवाइड करें 10 के साथ, आंसर आएगा 30,000। तो ये 30,000 आपकी रेंट इनकम के साथ शामिल होगा। मिसाल के तौर पे आपने उस बंदे को घर किराए पे देके 10 लाख रुपए किराया लिया और 30,000 रुपये ये आपने एडवांस पकड़ा, तो उस तरह आपको 10,30,000 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है भाई, एडजस्टेबल वो है जो आपने इनकम से एडजस्ट कर लेना है, यानी वापस करने की जरूरत नहीं है। और अनएडजस्टेबल वो है जो अमानत के तौर पे पड़ा हुआ है, बाद में आप उसको वापस करेंगे। तो जो वापस करने वाला मामला है, इन केस ऑफ लैंड नो टैक्स ट्रीटमेंट। अगर अनएडजस्टेबल एडवांस जमीन के लिए लिया है तो कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर बिल्डिंग फ्लैट कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है उसके लिए लिया है तो उसका 1/10 आपने इनकम में शामिल करना है। आगे आते हैं भाई, रिडक्शंस अलाउड टू पर्सन इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कुछ एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है। नंबर 1 है रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर अलाउंस के नाम से है ये रिपेयर एक्सपेंस, नेसेसरी, ये आपने हमेशा माइनस करना है। और कितना माइनस करना है, 20% ऑफ रिपेयर एक्सपेंस या रिपेयर अलाउंस डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज लेस फ्रॉम रेंट इनकम, ये रेंट इनकम से लेस करने की इजाजत है। मिसाल के तौर पे दोबारा सुनिएगा, आपने किसी को घर किराए पे दिया, 50,000 महीना किराया है, और आपने उससे 6 लाख रुपए पूरे साल में कमा लिए। अब इस 6 लाख रुपए के ऊपर रिपेयर एक्सपेंस कितना अलाउ है, यानी इस 6 लाख का 20%, 1,20,000 आप माइनस कर सकते हैं रिपेयर के नाम पे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने घर में बहुत सारी रिपेयरिंग कराई और 2 लाख रुपए आपके लग गए, लेकिन एफबीआर आपको सिर्फ कितनी इजाजत देता है, 20% माइनस करने की। और अगर आपने पूरे घर में 1 साल के दौरान कोई रिपेयर नहीं कराया, वही किराएदार बेचारा चलाता रहा, दीवारें उखड़ी हुई हैं और जो है ना छत से पानी बह रहा है ऊपर वाले का, तो आपने काम ही नहीं करवाया, फिर भी आपको 20% माइनस करने की इजाजत है। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने उस जगह का इंश्योरेंस करवाया हुआ है और जो इंश्योरेंस की रकम पे की है वो भी माइनस करने की इजाजत है। और उस जगह का ग्राउंड रेंट अगर आपने पे किया है तो वो भी माइनस करने की इजाजत है। लोकल टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट, कोई और ऐसा टैक्स जो उस घर के मुतालिक है, आपने प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पे किया है वो भी माइनस करने की इजाजत है।
रेंट कलेक्शन एंड और एडमिन चार्जेस। और आपने कोई बंदा रखा हुआ है जो घर की रेंट कलेक्ट करके आता है, या बैंक वाले को बोला है भाई तुम कलेक्ट कर लिया करो, हर महीने ऑनलाइन आ जाता है, तो इस तरह का कोई कलेक्शन चार्जेस है, तो रेंट इनकम का 4%। मिसाल के तौर पर रेंट इनकम कितनी है, 6 लाख, 6 लाख का 4%, तकरीबन ये बनेगा 24,000 रुपये। या एडमिन चार्जेस, यानी जो कलेक्शन वाले बंदे को, की मिसाल के तौर पे कलेक्शन करने वाले को आपने महीने के दिए 50,000, और 6 लाख आपने किराया रिसीव किया, 6 लाख का 4% बनता है 24,000। बताइए दोनों में से ज्यादा कौन है, 50,000 जो आपने उस बंदे को दिए वो, या टोटल रेंटल इनकम का 4%, वो है 24,000। दोनों में से जो लेस है, एफबीआर कहता है वो माइनस कर लो, ज्यादा वाला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। यानी एडमिन चार्जेस या रेंटल इनकम का 4%, दोनों में से जो कम होगा वो माइनस हो जाएगा। जैसे आपने बंदे को अपॉइंट किया था ना, वो आपसे ले रहा है 10,000 रुपये पूरे साल के किराया, आपको वसूल करके ला के देता है, और रेंटल इनकम का 4% बनता है, 6 लाख का 4% बनता है 24,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको माइनस करने की इजाजत है वो वाला खर्चा जो आपने उस बंदे को दिया 10,000। लीगल एक्सपेंसेस, अगर कोई केस चल रहा है उस प्रॉपर्टी के मुतालिक, और कोई बंदा आ गया कह रहा है भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपने कोर्ट में केस कर दिया है, तो उस खर्चे को भी माइनस करने की इजाजत है। बेड डेट ऑफ रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक किराएदार ने आपको 10,000 रुपये महीने का किराया देने का वादा किया, साल के 1,20,000 बनते थे, उसने 9 महीने किराया दिया, बाकी 3 महीने का बोला अभी हालात सही नहीं है बाद में दे दूंगा। लेकिन हमने पढ़ा कि एफबीआर कहता है जो कि जो रिसीव है और रिसीवेबल है दोनों पे आपको टैक्स देना है, लिहाजा आपको टैक्स देना पड़ेगा पूरे 1,20,000 पे। अब बाद में अगले साल ये हुआ कि बंदा डिफॉल्ट कर गया और उसने आपको पैसे ही नहीं दिए, बेड डेट एक्सपेंस हो गया, तो एफबीआर कहता है कि वो वाली फिर रकम को माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि वो तो बेड डेट बन गई। ठीक है, लेकिन उसमें 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, वेकेट द फ्लैट, कि उससे वो घर खाली करवाओ। आप उसको घर रहने के लिए भी दे रहे हो, बेड डेट भी कह रहे हो, उसका मतलब तो आप भी फ्रॉडी हो, क्योंकि आप चाह रहे हो कि भाई मुझे रेंट इनकम भी मिल जाए और मैं बेड डेट बोल दूं उसको। फाइल लॉ फाइल लॉ सूट टू वेकेट, अगर वो खाली नहीं कर रहा तो आपने उसके ऊपर केस कर लेना चाहिए कि भाई खाली कर। नंबर 3, नॉट प्रोवाइड एनी प्रॉपर्टी टू सच टेनेंट बाय ऑनर, और किसी और को भी तो कोई और घर अपना उसी बंदे को किराए पे दिया हुआ है आपने, ये भी गलत है, यानी नया एग्रीमेंट उसके साथ नहीं करें फिर। इंक्लूड दैट अमाउंट इन प्रीवियस ईयर, और वो जो 30,000 रुपये डिफॉल्ट हुआ ना, बेड डेट बना, वो आपने पिछले साल की इनकम में एफबीआर को बताया था कि भाई मैं इस पे टैक्स दे रहा हूँ, ये रिसीवेबल है। अगर आपने पिछली बार एफबीआर को नहीं बताया और आपने टैक्स सिर्फ 90,000 पे दिया है, तो भी ये वाला बेनिफिट आपका माइनस। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, अगर आपने वो जगह मिसाल के तौर पे बैंक से लोन लेके लिए लीज पर, तो आप उसके ऊपर किस्तें जमा कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, अभी आप उस घर के पूरे मालिक नहीं बने, तो वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको भी माइनस करने की इजाजत है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है ना, लोगों ने इमरान खान की जो स्कीम थी ना, इसमें वो 5% पे लोन दे के घर दे रहे थे, उस पर लोगों ने सस्ते रेंट पे घर लिया, यानी कम इंटरेस्ट रेट पे घर लिया, और वो घर किराए पे दे दिया, और उससे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको भी माइनस कर रहे हैं, तो ये बड़ा फायदा हुआ है लोगों को इससे। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है ना। और ये न्यूमेरिकल है मेरे ख्याल में भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर निकालेंगे ना अपने हैंडआउट में, चैप्टर नंबर 4 है मेरे ख्याल में, उसमें ये सवाल दिए मैं, तो ये मैं आपसे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हाथ के हाथ सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो आपको शायद बहुत ज्यादा जूम नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मिस साइमा रिसीव रेंट ऑफ रुपीज 50,000 पर मंथ फॉर इस फ्लैट ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2023। 50,000 महीना किराया ले रही है साइमा, और उस जगह का मार्केट किराया बनता है 60,000, लेकिन उसने वो शायद अपने मामू को दिया हुआ होगा, तो वो ले रही 50,000, लेकिन मार्केट वैल्यू बनती है 60,000। अब आप मुझे बताएं एफबीआर किस हिसाब से टैक्स काटेगा, इसकी रेंट इनकम कितनी बनी, बता सकते हैं आप कितनी बनी, 60,000 या 50,000 महीना।
यस, ठीक सोच रहे हैं आप। मार्केट वैल्यू 60,000 है, लिहाजा 60,000 पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। और 12 महीने के हिसाब से बन गए 72,000। इस इनकम पे ये साइमा साहिबा टैक्स देंगे। नंबर 2 है, मिस्टर अहमद गिव हिज लेदर फैक्ट्री एंड रिसीव्स 6 लाख पर मंथ एज रेंट फॉर रेंटिंग फैक्ट्री प्रेमिसेस 20,000 टुगेदर विद मशीन 40,000 4 लाख। अहमद साहब ने क्या किया है, 6 लाख रुपए हर महीने ले रहे हैं। उन्होंने फैक्ट्री की जगह किराए पे दी 2 लाख, और मशीन्स को भी साथ में किराए पे दिया है, दोनों चीजें किराए पे दी हुई है। तो ये कैलकुलेट टोटल इनकम, तो ये किस में आएगी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी, और पूरी इनकम कितनी बन जाएगी, 6 लाख रुपए। ठीक है, दोनों चीजें है ना, तो ये इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। मिस्टर फैजान रिसीव 10,000 पर मंथ रेंट फॉर हिज फ्लैट इन किमाड़ी। और मिस्टर फैजान 10,000 रुपये किराया देकर अपना वो किमाड़ी वाला घर चला रहा है। और उसने 1 लाख रुपए फॉरफीट भी किए हैं, फॉर सेल ऑफ लैंड। फॉरफीट क्या होता है, जो पैसे आपने हड़प कर लिए सेल कॉन्ट्रैक्ट पे, बायर ने कहा मुझे घर नहीं चाहिए, तो फैजान ने वो 1 लाख रुपए बायर के वापस नहीं किए, खुद रख लिए। तो ये भी इसकी इनकम कहलाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था रेंट इनकम में 4 चीजें आती हैं। एक तो रेंट खुद आता है, नंबर 2 फॉरफीट डिपॉजिट जो भी हम पढ़ रहे हैं, नंबर 3 एनी एक्सपेंस पेड बाय द टेनेंट, कोई खर्चा टेनेंट ने पे किया, और चौथा अनएडजस्टेबल एडवांस जो किसी फ्लैट वगैरह के ऊपर हो। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हेडिंग आ जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और सबसे पहले इसने रेंट हासिल किया, कितना रेंट हासिल किया, 10,000 रुपये। कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम पूरे 12 महीने का समझते हैं, और ये आंसर आ जाएगा 12,000, 1,20,000। और फॉरफीट कितना किया, फॉरफीट डिपॉजिट कितनी रकम है फॉरफीट की है, 1 लाख। तो टोटल इनकम कितनी बन जाएगी इसकी, 1 लाख। ठीक है भाई। नंबर 4, मिस्टर शकील रिसीव 8 मंथ रेंट 80,000 इन टैक्स ईयर 2024। 8 महीने का किराया इसको मिला 80,000 रुपये। और रिमेनिंग 4 मंथ इज रिसीव इन नेक्स्ट ईयर। बंदे ने बोला भाई हालात सही नहीं है, अगले 4 महीने का किराया मैं बाद में दूंगा। बताइए एफबीआर इसको किस नजर से देखेगा। एफबीआर तो कहता है भाई जो रिसीव है, रिसीव्ड है, और जो रिसीवेबल है, दोनों पर टैक्स लगेगा। लिहाजा टैक्स आपको देना पड़ेगा पूरे के पूरे 80, और 4 महीने का और कितना हो गया, 1,20,000। 1,20,000 पे पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये तो छोटे वाले न्यूमेरिकल हो गए। अब आपके पास एक हैंडआउट था जिसके अंदर मैंने बड़े न्यूमेरिकल भी करवाए थे, ये रहा। तो पहला और आखिरी मैं 2 करवा देता हूँ, ठीक है ना, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा। मिस्टर अब्दुल्ला फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है मिस्टर अब्दुल्ला। इसने क्या क्या कमाया, सैलरी से कमाया, हिज टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी 41 लाख। इसका टोटल कितना टैक्स कटा है, 41 लाख, सॉरी सॉरी 41 लाख इसकी इनकम है। तो आप यहाँ पे टॉप पे लिख देंगे मिस्टर अब्दुल्ला, बंदे का नाम अब्दुल्ला। पर्सनल स्टेटस हम हमेशा रेजिडेंट लिखेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान के हिसाब से रेजिडेंट वाला टैक्स पे करेंगे। पर्सनल स्टेटस में सॉरी इंडिविजुअल आएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल है ना, ये कंपनी है, और ना ये एओपी है। फाइलिंग स्टेटस कौन है, ये फाइलर। टैक्स ईयर कौन सा है, 2024। और कंप्यूटेशन फॉर टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, हम 2 चीजें कैलकुलेट करनी। ठीक है, पहले हेडिंग आ जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन, किसी को याद है सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 12, भूल गए। ठीक है भाई, सबसे पहले इसने सैलरी कमाई, टोटल सैलरी,
और टोटल डायरेक्ट ही दी हुई है, वरना तो आपको पता है ना बहुत सारी चीजें होती है, रेंटल इनकम, रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और सारी चीजें, इसमें आपको डायरेक्ट दिया हुआ है टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। और ये वैल्यू है 41 लाख, ये इसको ग्रॉस में रिसीव हुई है। ठीक है, लाख 10 लाख ज्यादा हो गई। और यही रकम टोटल टैक्सेबल इनकम में भी आ जाएगी। तो टोटल सैलरी का तो हो गया। नंबर टू, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स से क्या कमाया? ही गॉट इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है 41 लाख के साथ इसने ये टैक्स भी पे किया है, इसकी कंपनी ने पहले ही काट लिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने पहले ही टैक्स काट लिया है। ये आखिर में इसका ट्रीटमेंट करेंगे, फिलहाल इसको इग्नोर करेंगे। आगे लिखा हुआ है ही गॉट इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एमसीबी ऑन सेविंग अकाउंट 40,000 एंड पेड 6,000 टैक्स। उसने ऑलरेडी 40,000 रुपये कमाए हैं बैंक प्रॉफिट से। तो आपको पता है बैंक प्रॉफिट तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, और सेक्शन नंबर 39 है आई थिंक इसका। ठीक है, प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं इसको, बैंक प्रॉफिट को। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। प्रॉफिट ऑन डेट कितना लिखा हुआ था? 40,000 रुपये। और उस पर 6,000 टैक्स कटा है। 6,000 टैक्स क्यों कटा है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं। और जक़ात भी कटी है इसके ऊपर 11,000। आपने जक़ात को क्या करना है? इग्नोर, क्योंकि बैंक प्रॉफिट पे जो जक़ात कटती है उसका कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। हाँ, सिर्फ जक़ात जो उशर ऑर्डिनेंस के तहत कटे ना, उसको लेस करने की इजाजत है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेडिंग। अब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 की हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है भाई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 में मिस्टर अब्दुल्ला ओन्स अ फ्लैट इन क्लिफ्टन विच इज रेंटेड आउट फॉर 30,000 पर मंथ। 30,000 पर मंथ पे किराए पे दिया है, अगस्त से दिया है। याद रखिएगा, हमारा जो साल होता है नॉर्मल टैक्स ईयर जुलाई टू जून होता है, इसने अगस्त में दिया है। अगस्त से लेकर जून तक कितने महीने हुए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये हो गए 11 महीने। तो इसको आप क्या करेंगे? रेंटल इनकम और 11 महीने का किराया 30,000 रुपये महीने के हिसाब से। 11 महीने का कितना बनेगा? 3,30,000 रुपये कमा लिए। उसको अब यहाँ भी रख देंगे और यहाँ भी रख देंगे, क्योंकि इस पर टैक्स देना है आपने। नेक्स्ट, उसके बाद लिखा हुआ है ही गॉट अनएडजस्टेबल रेंट, अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 लाख। इसने बंदे से सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पकड़ा है 4 लाख। अनएडजस्टेबल अमानत होता है जो आपने वापस भी करना होता है, लिहाजा इस 4 लाख पे क्या ट्रीटमेंट सिखाया था, याद है? देखें, ये वाला सीन है ना, अनएडजस्टेबल है और ये एक फ्लैट के ऊपर है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर है, लिहाजा 110 आप कैलकुलेशन में लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे अनएडजस्टेबल डिपॉजिट या सिक्योरिटी डिपॉजिट अनएडजस्टेबल। और कितने पैसे लिए हैं? 4 लाख। 4 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10। 40,000 रुपये इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। ऑन क्लिफ्टन फ्लैट ही पे 20,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स। इसने 20,000 रुपये प्रॉपर्टी का टैक्स भरा है। तो ये आपको पता है, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है, 8 तरह के खर्चे लेस करने की इजाजत है, तो ये उनमें से एक है। तो 20,000 रुपये को लेस कर देंगे। लेस डिडक्शंस अलाउड। देखिए, ये फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है, ये रहा फॉर्मेट।
प्रॉपर्टी वाले में देखिए ना क्या भाई, लेस डिडक्शंस अलाउड, लेस डिडक्शंस अलाउड, इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए। एक तो उन्होंने पे किया है प्रॉपर्टी टैक्स, कितना पे किया, 40,000 का प्रॉपर्टी टैक्स है और 50,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, नहीं 20,000 का प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमने पीछे पढ़ा था प्रीवियस में कि वो भी माइनस करने की इजाजत है। इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस नहीं माइनस हो सकता भाई, जो घर का इंश्योरेंस है उसी फ्लैट वाला। नेक्स्ट रिपेयर है, रिपेयर का खर्चा इन्होंने अपने घर में कितना करवाया, 10,000 रुपए। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि रिपेयर में रूल है 20% का फिक्स। भाई जो भी आपकी रेंटल इनकम बन रही है ना, रेंटल इनकम कितनी बन रही है, देखिए रेंटल इनकम टोटल कितनी बन रही है, इसको अच्छा यहाँ पे नहीं लिखते, डायरेक्ट वहां लिख देंगे। रेंटल इनकम कितनी बन रही है, 3,30,000 और 40,000, ये बन गए 3 लाख, एक जीरो भी ज्यादा लिखे, 30,000, 3,30,000 रुपये रेंटल इनकम है, 40,000 रुपये उसने अनरजिस्टेबल डिपॉजिट लिया है। तो रेंटल इनकम कितनी बन गई, 3,70,000। तो इस 3,70,000 रुपये का 20% आप लेस कर सकते हैं, 20% बाय डिफॉल्ट फिक्स है। 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 74,000 का रिपेयर माइनस करने की इजाजत है। हालांकि आपने अपने घर में सिर्फ 10,000 रुपये का अब्दुल्ला साहब ने खर्चा करवाया, 10,000 का नहीं, सॉरी कहाँ गया, हाँ 10,000 का रिपेयर करवाया ना ये रहा। लेकिन FBR के इस बेनिफिट की वजह से इनको फायदा हो गया। लेकिन अगर किसी साल ये 4 लाख का खर्चा करवा देंगे ना तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वही 20% फिक्स रहेगा। क्लियर। अच्छा अब आगे देखिए, फॉर्मेट को लेके चलते हैं, फॉर्मेट क्या कहता है, आखिर में करो टोटल डिडक्शन अलाउड, इनको टोटल कर लो। अब आप इनको टोटल कर लें, देखिए सारे डिडक्शन जो जो मौजूद थे हमने सारे ले लिए, अब लिखेंगे टोटल डिडक्शंस, टोटल डिडक्शंस, तो टोटल हो जाएगा 1,44,000। आखिर आखिर में क्या लिखा है, इनकम अंडर द हेड फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है यहाँ लिख देते हैं इनकम अंडर द हेड फ्रॉम प्रॉपर्टी, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। 3 लाख, अच्छा इन दोनों को प्लस करेंगे पहले, ये और ये दो प्लस होंगे और ये फिर माइनस हो जाएगा, डिडक्शंस माइनस हो जाएगा। फाइनली वी गेट 2,26,000 एज प्रॉपर्टी इनकम। तकरीबन चीज हमने सवाल की कर ली। एज अ टैक्स कंसल्टेंट कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर अब्दुल्ला फॉर टैक्स ईयर 2024, ऑल्सो कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी। अब हम आते हैं दोबारा न्यूमेरिकल पे। अच्छा न्यूमेरिकल में थोड़ी सेटिंग देखें, इस तरह लिखी हुई है, थोड़ा थोड़ा गैप दिया हुआ, तो हम भी थोड़ा गैप दे देते हैं ताकि थोड़ा खूबसूरत हो जाए। सैलरी का नंबर ए रख ली, नाम 2-3 स्पेस दे देते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का नाम बी रख लेते हैं। का नाम सी रख लेते हैं। डिडक्शंस को ऐसे ही रहने देते हैं।
ठीक है भाई। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है देखें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमने ले लिया, वो रहा ऊपर टॉप पे आ रहा है प्रॉफिट ऑन डेट। लेकिन प्रॉफिट ऑन डेट तो FTR होता है ना, फिक्स टैक्स रिजीम। हमने पढ़ा था दो टैक्स रिजीम है, नॉर्मल टैक्स रिजीम जिसको आप टेबल में देखेंगे, और FTR कहते हैं फिक्स टैक्स, जिनके ऊपर फिक्स टैक्स लगता है। वो तीन चीजें अपने पास लिखे हैं अभी, थ्री टाइप्स ऑफ FTR: डिविडेंड, प्राइस बॉन्ड, प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट के आगे स्लैश लगा के लिखें बैंक प्रॉफिट। इन तीनों पे फिक्स 15% टैक्स लगता है अगर आप फाइलर हैं, और नॉन फाइलर हैं तो डबल कर लें, 30%। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक हम पहुंच गए। सम ऑफ ऑल हेड्स ABC। अब हम यहाँ लिख देंगे सम ऑफ ऑल हेड्स। हमारे पास तीन हेड हैं, B और C। इन तीनों को प्लस कर देते हैं, और इन हेड्स का जो टोटल है उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ये अदर सोर्स पे एक ही आइटम था, और ये प्रॉपर्टी हो गया, और इन सबको प्लस करना है। 4,36,000 इस तरह कुछ आ रहा है। 4,43,66,000। ठीक है भाई, आगे देखें क्या लिखा हुआ है। एड एग्जेम्प्ट इनकम। क्या इस बंदे ने कोई इनकम कमाई एग्जेम्प्ट होने वाली, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, कोई प्रोफेसर, कोई प्रेसिडेंट की तरफ से अवार्ड मिला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा आप उसको छोड़ देंगे, ये वाली हेडिंग डालने की जरूरत ही नहीं है। एग्जेम्प्ट इनकम की यही टोटल इनकम कहलाएगा फिर, क्योंकि अगर एग्जेम्प्ट इनकम जीरो होगी तो यही टोटल इनकम बन जाएगा। इसी के आगे लिख देते हैं स्लैश लगा के, टोटल इनकम। नेक्स्ट, लेस एग्जेम्प्ट इनकम दोबारा करते हैं। तो एग्जेम्प्ट इनकम तो है नहीं हमारे पास ना, तो दोबारा लेस करने की जरूरत नहीं है। फिर नेट टोटल इनकम भी यही बन जाएगा। नेक्स्ट, लेस डिडक्शंस अलाउड। क्या क्या डिडक्शन डिडक्टेबल अलाउंसेज हैं? जक़ात, जक़ात माइनस कर सकते हैं, लेकिन उशर ऑर्डिनेंस वाली है, हर कोई नहीं। और वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, और डिडक्टेबल अलाउंस फॉर इंटरेस्ट ऑन डेट पेड, एजुकेशन एक्सपेंसेस, ये कुछ भी सवाल में नहीं है, तो यही बन जाएगा टैक्सेबल इनकम। लिहाजा इसी को हम टैक्सेबल इनकम का नाम दे देते हैं। यही बन गया टैक्सेबल इनकम। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में देखें, सबसे पहले आएगा टैक्स ऑन नॉर्मल ब्लॉक, NTR। टैक्स, तो टैक्सेबल इनकम के बाद पहले तो ये वाली हेडिंग है ना, लेस ऑल FTR इनकम। हाँ, ये वाला काम तो हमने किया नहीं। टैक्सेबल इनकम के बाद हमने यहाँ लिखना है लेस ऑल FTR इनकम, लेस FTR इनकम, ऑल FTR इनकम। FTR इनकम इस अंकल ने कितनी कमाई है? एक, प्रॉफिट ऑन डेट वाली। और क्या लिखा हुआ है, मेंशन ईच सेपरेटली। तो एक ही इन्होंने कमाई है ना प्रॉफिट ऑन डेट के नाम से। और वो कितने रुपए की कमाई है प्रॉफिट ऑन डेट के नाम से? ये लिखा हुआ है 40,000। लिहाजा इस 40,000 को हम यहाँ पे लेस करवा देंगे, लाइन हटा देते हैं। ठीक है भाई, प्रॉफिट ऑन डेट को लेस कराते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट कितनी रकम थी? 40,000 रुपये। ठीक है, ये FTR है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ऊपर भी लिखा है ना FTR। ठीक है, लिख दिया। और क्या है?
टैक्सेबल इनकम एज नॉर्मल ब्लॉक स्लैब बेसिस। टैक्सेबल इनकम एज नॉर्मल ब्लॉक स्लैब बेसिस। स्लैब बेसिस भी कहते हैं इसको क्योंकि स्लैब से देखना है आपने। इस 43 लाख में से ये 40,000 निकालेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा 4326, ये वो रकम है जिस पर आपने टेबल में देखना है, और इस 40,000 पे 15% टैक्स लगाना है। आगे आ जाए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है भाई, टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन में क्या लिखा हुआ है? टैक्स ऑन नॉर्मल ब्लॉक। अब आप यहाँ लिखेंगे टैक्स ऑन नॉर्मल ब्लॉक। भाई नॉर्मल ब्लॉक की इनकम कितनी है? 4326। अब इस रकम को आपने आईसीएमए की फाइल में ढूंढना है। 43, और क्या था, 4326। अब ये बंदा सैलरी वाला है ना, इसकी ज्यादा इनकम कहाँ से आ रही है? सैलरी से आ रही है। मेजर इनकम तो सैलरी से कमा रहा है, लिहाजा सैलरी वाला टेबल लगेगा। बताइए 4326 कौन सी लाइन में फॉल कर रहा है? 43 लाख, ये वाली लाइन में फॉल कर रहा है, लाइन नंबर 5 में। ठीक है, तो लाइन नंबर 5 वाला मामला इस पे लगेगा। यानी ये बंदा 4,35,000 टैक्स तो देगा ही देगा। तो अब आप यहाँ लिख दें अपने पास, 4,35,000 तो देगा ही देगा। प्लस और कितना देगा? 27.5% और देगा 36 लाख के ऊपर। 27.5 और देगा 36 लाख के ऊपर। बताइए 36 लाख से कितना ऊपर है? इसको कैलकुलेट करके देते हैं, देखिए इसमें से 36 लाख निकालते हैं। 7,26,000 ये ऊपर है 36 लाख से। तो इस 7,26,000 रुपए के ऊपर ये बंदा टैक्स देगा 27.5%। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे टेबल में डालते हैं। तो 4,35,000 तो देगा ही देगा, प्लस 7,26,000 रुपए के ऊपर 27.5% और टैक्स देगा। यानी ये 6,34,650 रुपए का टैक्स पे करेगा ये बंदा। ठीक है, अब आएगा टैक्स ऑन एफटीआर। और एफटीआर इसके पास एक ही है, प्रॉफिट ऑन डेट। तो यहाँ लिख देते हैं टैक्स ऑन ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एफटीआर। और कितना टैक्स देगा? क्योंकि इसने कमाए थे 40,000 रुपए बैंक प्रॉफिट से, और उस 40,000 रुपए के ऊपर 15% टैक्स देगा। लिहाजा ये हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 6,000 रुपये। ठीक है भाई, ये वाली फाइल की जरूरत नहीं है। दोबारा फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट हमें सब कुछ सिखा देगा। फॉर्मेट ये आ गया भाई। टोटल टैक्स लाइबिलिटी तक हम पहुंच चुके हैं। टोटल टैक्स लाइबिलिटी, टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे, सैलरी वाले यानी नॉर्मल ब्लॉक पे इतना टैक्स देगा और एफटीआर पे इतना देगा, ये इसका टोटल हो गया 6,40,650 का इसको टैक्स देना है। नेक्स्ट, लेस टैक्स रिडक्शन। ये टैक्स रिडक्शन सिर्फ फुल टाइम टीचर और रिसर्चर को अलाउ है कि भाई ये जो कैलकुलेट हुआ है इसका 25% और तुम्हें माफ हो जाएगा अगर तुम फुल टाइम टीचर हो या रिसर्च करने वाले हो। ये बंदा तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, ये तो ऑफिसर है।
अब्दुल्ला तो ऑफिसर है, लिहाजा इसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप ये हेडिंग नहीं डालेंगे। नेक्स्ट है लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड। ऑलरेडी कितना टैक्स कट चुका है इसके पास से, तो उसको लेस करवा देंगे, लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड। ठीक है, कितना टैक्स कट गया ऑलरेडी? टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर एट सोर्स, सोर्स मतलब पहले ही, टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर एट सोर्स, यानी पहले से कितना टैक्स इसका कट गया। सवाल में लिखा हुआ था 41 लाख की सैलरी पे 5,72,500 रुपये टैक्स कट चुका है, लिहाजा इसको लेस करवा देंगे। और कितना टैक्स कटा, एक बात और लिखी हुई थी कि इस बंदे ने बैंक प्रॉफिट पे भी 40,000 के बैंक प्रॉफिट पे 6,000 का टैक्स पहले से कट चुका है, लिहाजा उसको भी लेस करेंगे। टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन डेट 6,000 रुपये। ठीक है भाई, नेक्स्ट दोबारा फॉर्मेट पे आते हैं। विद होल्डिंग टैक्स कोई इसने एक्स्ट्रा पे किया है, अगर किसी होटल में खाना खाने पे विद होल्डिंग टैक्स पे किया है या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे किया है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है,